गुड आफ्टरनून बच्चों। आज है 22 अप्रैल। बच्चों कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी, उसका कुछ कारण था, वो आप सभी लोगों को पता है मैंने कल क्लास क्यों नहीं ली थी। तो बच्चों दोबारा ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है और आप सभी बच्चों को क्लास अटेंड करनी है। 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, इवन 11th क्लास के बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं और 12th क्लास के बच्चे, सभी को ये क्लास डेली अटेंड करनी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से वर्किंग करनी है, आपको व्हाट्सएप पे मुझे किस तरीके से मैसेज भेजना है, कैसे आपकी प्रेजेंट लगेगी, सारी चीज़ें मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज कराया तो मैंने आपको क्या कराया है लास्ट वीडियोस में। मैंने आपको टेंसेस शुरू किए थे और वोकेबलरी शुरू करी थी, जिसमें कि आपको मैं दोनों चीज़ें एक साथ करा रहा था। मैंने आपको टेंसेस शुरू किए, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टेंसेस कराए, उसमें मैंने आपको बताया टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको रिवाइज कराई। ठीक है बच्चों, फिर मैंने जो फर्स्ट टेंस था हमारा टेंस लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, जिसे हम WH टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कराए और उनकी एक्सरसाइज कराई। उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव और उसकी एक्सरसाइज कराई। उसके बाद मैंने आपको इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराई। ठीक है बच्चों, सभी की एक्सरसाइज मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूँ आपने सभी एक्सरसाइज नोटबुक में कंप्लीट कर ली होंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने शुरू किया बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्य का जो है जारी रहना पाया जाता है, जो कार्य है वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव है उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको बताया कि इज एम आर का यूज़ किस तरीके से है। इज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ, यानी कि एक वचन के साथ। एम का यूज़ करते हैं, AM का यूज़ करते हैं हम I के साथ। और बच्चों आर का यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ। एग्जाम्पल दे, वी, यू, इन सब के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराए, 5 से 6 एग्जाम्पल्स कराए और फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ में आई। आज से थोड़ा सा मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कुछ कि मैं नया क्या जोड़ रहा हूँ। बच्चों मैं डेली आपसे जो मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में कराऊँगा, मैं देखता हूँ कि आपने वो वीडियोस करी हैं नहीं करी हैं, उसका मुझे कैसे पता चलेगा। तो बच्चों मैं आपके सामने 12th क्लास के लिए 2 बच्चों को 2 क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूँ। एक मैंने आपको वोकेबलरी कराई थी जिगजैग। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जिगजैग का सिनोनिम्स क्या होता है। ये 12th क्लास के बच्चों के लिए जिगजैग का आपको सिनोनिम्स मुझे बताना है। एक है अप्रोर, UPROAR। अप्रोर का आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या है। ये 12th क्लास के बच्चों को मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब 9th और 10th क्लास के बच्चों को मुझे क्या बताना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ 9th और 10th क्लास के बच्चों को कि मैंने आपको स्पेलिंग्स कराई थी कुछ, उनकी स्पेलिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला वर्ड था हमारा मैसेज बच्चों, MESSAGE मैसेज। दूसरा वर्ड था बच्चों हमारा सोसाइटी, SOCIETY सोसाइटी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कराया उसके आंसर बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा वर्ड था बच्चों हमारा शायद रिसीव, RECEIV रिसीव बच्चों। और चौथा वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने एग्जाम से पूछा ही जाता है, ग्रामर, GRAMMAR ग्रामर की स्पेलिंग बच्चों। और पांचवी थी लेस्योर, LEISURE। ये पांचों आपके उस वीडियो के आंसर्स थे। ठीक है बच्चों, अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करके बताना है बच्चों, आपको एक मुझे बताना है एक्यूजेस, ACCUSE। एक्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं उसको आपको मुझे बताना है, वर्ब को। ठीक है बच्चों, एक आपको मुझे बताना है अपीयर, APPEAR अपीयर का हिंदी में क्या अर्थ होता है, आपको ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने कुछ एक और नया मैं लेके आया हूं। आपको मैं 2 क्वेश्चंस बोलूंगा, उन दोनों क्वेश्चंस को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कल मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है बच्चों। ये आपको मुझे क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में दूंगा। आपको इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। देखता हूँ मैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं इसका। दोबारा सुनिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा,
उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो हमारा चल रहा था डेली कंटिन्यू की वीडियो में। तो देखते हैं बच्चों क्या हमें क्या पढ़ना है। बच्चों मैंने आपको अफर्मेटिव करा दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अब मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों निगेटिव। जो हमारा मैंने आपको बताया था 4 सेशन होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव में आपको करा चुका, निगेटिव देखिए बच्चों क्या है। निगेटिव का रूल हम किस तरीके से फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इज सिंगुलर के लिए यूज होगा, एम आई के साथ यूज होगा, आई, ठीक है, और आर प्लूरल के लिए। प्लूरल मैं आपको बता चुका, दे, वी, आर। बच्चों जो सभी वीडियोस को फॉलो कर रहा है ना उसे ही समझ में आने वाला है। अदरवाइज ये नहीं है कि आपने आज ये वाली वीडियो देख ली, उसके 4 दिन का गैप कर दिया, फिर 5वां वीडियो देख रहे हो, ऐसे नहीं होगा बच्चों। और एक साथ वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा। आपको डेली धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को फॉलो करते चलिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंस को बनाने का। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब में से कुछ चूज करना है, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, वो मैंने आपको बता चुका। इज अगर हमें लगाना है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दे, वी, ये सब चीज है, तो हमारा आर का यूज होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बच्चों हम यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें समझ में आएंगी सारी चीजें। मुझे बुखार नहीं आ रहा है, बच्चों थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, देखिए मुझे बुखार नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या होता है बच्चों, आई, ठीक है, आई, मैंने आपको बताया आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का। तो नहीं आ रहा है, नोट। बुखार आने की क्या होती है बच्चों, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं ना आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम, तो क्या हो गया, सफर होती है वैसे, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, सफरिंग, किस चीज से, फ्रॉम फीवर। तो मुझे बुखार नहीं आ रहा है, आपको इसकी इंग्लिश समझ में आई, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, मैं बीमार नहीं हूं, किससे, बुखार से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बच्चों मैं इतना आराम आराम से इसीलिए पढ़ाता हूं जिससे जो वीक बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो वो भी समझने की कोशिश करें। और सभी एक्सरसाइज, आज आपकी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन बच्चों सारी चीजें मैं आपको डीपली बताऊंगा, और आज ये टॉपिक खत्म करूंगा और सारी एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा। कल मैं टेंसेस की वीडियो नहीं कराऊंगा, कल मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और जो मैंने आज क्वेश्चंस दिए हैं आपको उनके आंसर्स बताऊंगा। तो देखिए, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, द जज, जज साहब को बोलेंगे। अब जज जो है वो सिंगुलर ही तो है बच्चों, एक ही वचन तो है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, इज। नहीं कर रहे हैं तो नोट। बच्चों सुनवाई करने के लिए बोलते हैं हियर, लेकिन वर्ब के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, तो हियरिंग, किस चीज की, मुकदमे की, तो द केस। दोबारा देखिए, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, द जज इज नॉट हियरिंग द केस, द जज इज नॉट हियरिंग द केस। समझ में आया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, राम मुझे नहीं बुला रहा है। अच्छा देखिए, सेंटेंस में जो कार्य है ना वो कंटिन्यू है। ठीक है, ना हमें ये पता है जो कार्य है कब शुरू हुआ है, ना हमें ये पता है कार्य कब खत्म होगा, और लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है। तो समझ में आ गया, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, राम। राम, राम सिंगुलर है तो इज। नहीं बुला रहा है तो बच्चों नोट। बुलाने की क्या होती है बच्चों, कॉल। कॉल के साथ आईएनजी लग जाए क्योंकि कॉल एक वर्ब है। तो कॉलिंग, किसे नहीं बुला रहा है, मुझे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, मी। राम इज नॉट कॉलिंग मी। बच्चों एक चीज देखिएगा, यहां पे मैंने मुझे के लिए लगाया मैंने आई, और यहां पे मुझे के लिए बच्चों मैंने लगाया मी। तो दोनों में बच्चों ऐसा क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे मी लगाया और यहाँ पे आई। बच्चों क्योंकि यहाँ पे जो यूज किया गया है मुझे सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, और यहाँ पे जो मुझे यूज किया गया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। मुझे यानी कि आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और उसका पॉजिटिव केस यानी कि अधिकार जमाने के लिए माई होता है। ये भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से, रूल मैंने आपको बता दिया, सारे एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। ठीक है बच्चों, नेगेटिव में अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताएं कि सर नेगेटिव में मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा समझाने की। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो है आपका
निगेटिव हो गया। अब है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप वो होते हैं बच्चों जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलते हैं। यहाँ पे क्या का अर्थ वाट नहीं होता, WHAT वाट नहीं होता। यहाँ पे क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, सहायक क्रिया का यूज करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें एक रूल की जरूरत पड़ेगी। रूल स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगी, तो सबसे पहले हम इज MR का यूज करेंगे। इज सिंगुलर के लिए MI के साथ और आर प्लूरल के साथ। बच्चों बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए किसके साथ क्या यूज करना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। बच्चों जो देखा जाए तो पहले हमें सब्जेक्ट ही पता होना चाहिए, तभी हम इज MR लगा सकते हैं। हमें लगाना भी सब्जेक्ट के बेस पे ही है, तो सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए सेंटेंस के अंदर क्या है, और उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर बच्चों सेंटेंस में नोट है तो हम नोट का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और फिर ऑब्जेक्ट। दोबारा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। डेली के डेली आपको नोटबुक में वर्क करना है। वर्क को इकट्ठा नहीं करना बच्चों, एक साथ नहीं कर पाओगे, काफी सारा बर्डन आप पे हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या नदी, जो नदी होती है रिवर, पुल के नीचे नहीं बह रही है? तो बच्चों निगेटिव सेंटेंस आया है इंटेरोगेटिव में, तो देखिए क्या है हमारा। अब बच्चों नदी तो सिंगुलर है ना, तो क्या आ जाएगा इज। नदी द रिवर सब्जेक्ट हो गया हमारा, नहीं बह रही है तो नोट आ गया। बच्चों बहना क्या होता है, बहना जो इसमें लिखा हुआ है वर्ड बहना, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लो। पानी का बहना क्या कहलाता है बच्चों, फ्लो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फ्लोइंग। बच्चों पुल के नीचे यानी कि किसी चीज के नीचे होना क्या है बच्चों, अंडर द ब्रिज। ब्रिज को बोलते हैं बच्चों पुल, और नीचे अंडर, किसी चीज के नीचे रहना अंडर। ठीक है, अंडर द ब्रिज, और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको कि क्या नदी पुल के नीचे नहीं बह रही है, तो इज द रिवर नॉट फ्लोइंग द अंडर द ब्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका, अगला एग्जांपल समझिए। क्या वह अलीगढ़ नहीं जा रहे हैं? तो हमें इसका इंग्लिश में बताना, ट्रांसलेट करना है हमें। इज ही नॉट गोइंग टू अलीगढ़? क्या वह अलीगढ़ नहीं जा रहे हैं? देखिए बच्चों, सॉरी रहे हैं नहीं, रहा है, तो एक सिंगुलर वचन है, तो सिंगुलर के लिए लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, मेल के लिए ही नॉट गोइंग टू अलीगढ़। क्या वह अलीगढ़ नहीं जा रहा है? ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस देखिए बच्चों क्या है आपका, क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? तो इज द प्योन रिंगिंग द बेल? देखिए बच्चों चपरासी सिंगुलर है तो इज आ गया। चपरासी के लिए क्या यूज करते हैं हम, पियोन का, द पियोन। बजने की क्या होती है बच्चों, रिंगिंग। तो रिंग होती है वर्ब रिंग, RING रिंग, उसके साथ ING का यूज करा हमने। और क्या नहीं बजा रहा है, घंटी, तो बेल। तो क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, इज द प्योन रिंग द बेल। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये था हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीजें, आपको क्लियर हो रहा है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि सारी वीडियोस आपको क्लियर समझ में आई। वीडियो कैसी लगी आपको वो भी बताना है, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे हैं 12th क्लास और 9th क्लास 10th क्लास सभी को कमेंट करके मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, जो मैं आपको बता चुका हूं 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इन्हें हम WH टाइप भी बोलते हैं, WH टाइप भी इनका नाम है। ठीक है, किस किताबों में लिखा होता है। इसका रूल क्या है बच्चों, बनाने का रूल देखते हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों कोई भी क्वेश्चन वर्ड, हाउ, हु, व्हाट, हुज, ये सारे क्वेश्चन वर्ड है। हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद इज MR का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इज MR का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, आई है तो M लगाएंगे, और प्लूरल है तो R लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हम नोट लगाएंगे, अगर नोट होगा सेंटेंस में तो लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ ING का यूज करेंगे, और उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है? सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है? बच्चों यहां पे जो किसकी वर्ड है, अगर आप देखेंगे किसकी कोई सिंगुलर वर्ड नहीं होता, किसकी के साथ हमें कोई थिंग जरूर चाहिए, तो वो क्या है बच्चों, पुस्तक।
तो ये पूरा एक क्वेश्चन वर्ड है किसकी पुस्तक, ठीक है, नोट किसकी एक वर्ड है, किसकी पुस्तक एक पूरा वर्ड है, तो उसको हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, तो क्या हो जाएगा हुज बुक, ठीक है बच्चों। अब सीता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इसका यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट सीता, और क्या कर रही है वो, पढ़ रही है, पढ़ने की क्या होती है बच्चों रीड, और रीड के साथ हम क्या लगा देंगे आईएनजी। तो समझ में आया, हुज बुक इज सीता रीडिंग, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तुम किसे पढ़ा रहे हो, तुम किसे पढ़ा रहे हो बच्चों, किसे की क्या होती है हुम, ठीक है, किसको की क्या होती है हुम, तो हुम तुम है बच्चों प्लूरल वर्ड है, मैं आपको बता चुका हूं तुम प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों आर, और तुम की क्या होती है बच्चों यू, और पढ़ाने की क्या होती है बच्चों टीच, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो whom आर यू टीचिंग, तुम किसे पढ़ा रहे हो, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सेंटेंस आपको। अगला सेंटेंस देखिए आपका क्या है, ये लड़के आज कहां जा रहे हैं, ये लड़के आज कहां, बच्चों कहां पे फोकस करिए, ये क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अब इस क्वेश्चन वर्ड को ही हमें सबसे पहले रखना है, ये उठा लिया हमने क्वेश्चन वर्ड वेयर बच्चों। अब ये है ये लड़के, अब ये लड़के तो बहुत सारे हो गए, और बहुत सारे हो गए तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए हम किसका यूज करेंगे आर का, ठीक है। अब ये लड़के तो क्या हो गया दीज बॉयज, जाने की क्या होती है बच्चों गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आज तो बच्चों टुडे। वेयर, अब देखिए दोबारा, वेयर आर दीज बॉय गोइंग टू डे, ये लड़के आज कहां जा रहे हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए आपका क्या है, हमें कौन बुला रहा है, हमें कौन बुला रहा है, तो बच्चों कौन की क्या हो जाएगी हु, WHO, हु कौन होती है। और बच्चों एक चीज और बताए तो कौन वाले सेंटेंस में जो ये कौन, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, सब्जेक्ट इसके अंदर हाइड होता है, आप देख सकते हैं। हमें कौन बुला रहा है, पता है आपको कौन बुला रहा है, नहीं पता ना बच्चों, तो ये क्या है, इसमें जो है सब्जेक्ट हाइड होता है। तो हु हमें की बच्चे प्लूरल है, तो आर बुलाने के बच्चों क्या होता है कॉल, तो कॉलिंग, हमें अस, हमें बच्चों वैसे तो हम की वी होती है, लेकिन इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका अस, और वी का पॉजेसिव केस होता है बच्चों आर, OUR, ठीक है। तो हमें कौन बुला रहा है, हु आर कॉलिंग अस, हमें कौन बुला रहा है। अगला सेंटेंस देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्या बैंक मैनेजर अकाउंट की जांच नहीं कर रहे हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि नोटबुक में ही वर्क करना हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसी से सेटिस्फाइड है, स्क्रीनशॉट लेते हैं और कॉपी में काम करके मुझे भेज देते हैं। नहीं बच्चों, आप पूरी वीडियो को देखिए, सारी चीजों को समझिए, मैं डीपली आपके लिए ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो मैं भी बोल दूंगा सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं आपको सीधा PDF भेज दूंगा। वीडियो में इसीलिए तो बना रहा हूं जिससे आपको एक एक चीज डीपली एक्सप्लेन हो, सारी चीजें आपको समझ में आए। तो ये वीडियो को स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, और ये भी मत सोचना कि मुझे कोई नुकसान है बच्चों, आप ही का नुकसान होगा, आप वीडियो को स्किप करेंगे, फिर आप मुझसे एरर्स पूछते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आप वीडियो को आराम से एक एक चीज समझेंगे ना, तो मैं कोई भी क्वेरी नहीं छोड़ता हूं बच्चों, कोई भी क्वेरी आपके सामने नहीं आएगी। और सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूं, आज आपको बहुत सारा वर्क मिलने वाला है, वो सारा वर्क आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब आप पूरी वीडियो को धीरे से आराम से एक एक चीज को समझेंगे। सेंटेंस देखिए क्या है, क्या बैंक मैनेजर अकाउंट की जांच नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, सॉरी बच्चों ये सेंटेंस मैंने शायद गलत लिख लिया, ये इंटरोगेटिव का ही है, लेकिन इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का देखिए एक बार, इज द बैंक मैनेजर नोट चेकिंग द अकाउंट। अब देखिए इज किस लिए आया, क्योंकि क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये नहीं है कि क्या से शुरू हो रहा था इसलिए इज आ रहा, एम भी आ सकता था, आर भी आ सकता था, लेकिन सब्जेक्ट क्या हमारा बैंक मैनेजर, वो क्या है सिंगुलर है। इज द बैंक मैनेजर नहीं कर रहा है, तो नोट क्या नहीं कर रहा है, जांच बच्चों, चेकिंग किस चीज की, अकाउंट की, तो द अकाउंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आया सेंटेंस आपको कि क्या बैंक मैनेजर अकाउंट की जांच नहीं
कर रहा है। ये था हमारा बच्चों इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। और मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस 4 टाइप का था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, WH टाइप। मैंने आपको सारे कराए हैं, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव भी कराया है, निगेटिव भी कराया, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप भी कराया और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप भी कराया। अब बच्चों टाइम आता है वर्किंग का, कि आपको होमवर्क क्या करना है, आपको एक्सरसाइज क्या करनी है। ध्यान से समझिएगा कि कौन सी क्लास की कौन सी एक्सरसाइज है, सभी को करनी है वो एक्सरसाइज। देखिए आपका क्या है, ये एक्सरसाइज क्लास 9th को करनी है, क्लास 9th और क्लास 10th। ध्यान से देखिए 9th और 10th को ये एक्सरसाइज करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्सरसाइज 9th क्लास को करनी है और 10th क्लास को करनी है, ठीक है बच्चों। ये किस चीज की एक्सरसाइज है बच्चों, आपको निगेटिव की, जो मैंने आपको निगेटिव के रूल समझाए उसमें आपको ये एक्सरसाइज डन करनी है, ठीक है। निगेटिव के रूल लिखने हैं और उसके बाद निगेटिव की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद बच्चों आपको इंटेरोगेटिव करना है, ये भी 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए है। इंटेरोगेटिव के आपको रूल लिखने हैं और उसके बाद बच्चों आपको इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नोट की पहले आपने रूल लिख लिए सारे, उसके बाद सारी एक्सरसाइज बना रहे नहीं, पहले इंटेरोगेटिव के रूल लिखिए, उसके बाद इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपने पीछे कर लिया है कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कैसे करना है, पहले रूल उसके बाद एक्सरसाइज, पहले रूल उसके बाद एक्सरसाइज। तो आपको इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप के रूल लिखने हैं और उसके बाद ये वर्क करना है, ठीक है। ये दोनों है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों मिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको मिसलिनियस करना है, यानी मिसलिनियस बेटा बहुत जरूरी होता है मिसलिनियस एक्सरसाइज करना। इसमें क्या होता है, जितना भी हमने पढ़ा है पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सारे मिक्स्ड है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। ये भी बच्चों 9th और 10th क्लास को ही करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको एक स्टोरी बनानी है, एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी आपको जरूर बनानी आनी चाहिए, ट्रांसलेशन करनी आनी चाहिए। एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में ट्रांसलेशन ही आपकी आती है। धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी, बोर्ड एग्जाम तक आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज भी 9th और 10th क्लास को ही करनी है, ठीक है। अगली देखिए, ये है बच्चों ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश टू हिंदी आपको बनानी है। रूल सेम रहेंगे जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, बस करना क्या है, इंग्लिश से हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। ये वाली एक्सरसाइज में 9th और 10th क्लास करेंगी। आप देख सकते हैं कितना सारा होमवर्क हो गया है बच्चों, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप अगर वर्किंग करेंगे, आप बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप डेली कंटिन्यू वर्क करते रहिए। एक भी अगर बच्चा एक दिन की भी छुट्टी करता है, एक भी दिन वीडियो विश करता है बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आपकी क्लासेस में, आपके पड़ोस में जितने भी बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में हैं, आप उन्हें शेयर कीजिए वीडियो, आप उन्हें बताइए कि आप यहां से पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि वो बच्चा आपसे ज्यादा सीख जाएगा, आप सभी को सेम मिलने वाला है। बस आप ये है कि कौन बच्चा ज्यादा कैप्चर करता है, कौन बच्चा ज्यादा सीखता है, कौन बच्चा वीडियो को रिपीट कर करके बार बार समझता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपने अदर्स स्कूल के बच्चों को भी शेयर कीजिए, जितने भी आपके मेंबर ग्रुप में फ्रेंड हैं सभी को वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ये था 9th और 10th के लिए बच्चों। अब आगे देखिए क्या है, ये एक्सरसाइज रहेगी बच्चों क्लास 12th के लिए और 11th के लिए। अगर 11th के बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं, ये आपकी निगेटिव की एक्सरसाइज है, ये बच्चों इंटेरोगेटिव की, ये वाली इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज है, और ये बच्चों नीचे मिसलिनियस यानी कि मिक्स्ड एक्सरसाइज है। आपके क्वेश्चन थोड़े कम है, ये निगेटिव, ये इंटेरोगेटिव और ये मिसलिनियस। ये क्लास 12th को एक्सरसाइज करनी है, कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर सारा वर्क करना है, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ये क्लास 12th को करना है वर्क, ठीक है। आगे देखिए, ये भी क्लास 12th को करनी है। ये ट्रांसलेशन है, आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है, ये भी आपको जरूर करना है। और बच्चों ये मत सोचिए कि नहीं बन रहा है, धीरे धीरे ट्राई कीजिए। गलत ही तो होगा, कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत करोगे उससे बढ़िया कॉपी में गलत कर लो, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि गलत हो जाएगा, मुझसे नहीं बन रहा है, ट्राई कीजिए, धीरे धीरे सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और कल मैं आपको इनके आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, यानी कि रेशो क्या है, उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, जो उनकी लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशो क्या है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए बच्चों, कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने
धम्र चक्र जो एक तिरंगा जो जिसके अंदर हम बोलते हैं 24 जो है तिलियां हैं वो किस रंग का है बच्चों, आपको कलर बताना है। ये मुझे दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 12th क्लास के बच्चों को जो मैंने 2 सिनोनिम्स बोले हैं आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है जो उनका सिनोनिम्स है। 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए मैंने 2 वर्ब्स बोली हैं, वो भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। और बच्चों वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम, बाय।